सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी जो सर्व जगत प्रसिद्ध पुस्तक है, उसके समास प्रकरण को हम पढ़ रहे हैं। आज इस समास प्रकरण की मित्रों द्वितीय कक्षा को हम पढ़ेंगे और जो भी महानुभाव इस लघु सिद्धांत कौमुदी के संपूर्ण समास प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, वे सभी इस नंबर पर संपर्क करके देववाणी संस्कृतम ऐप पर बने हुए कोर्स को खरीद करके अपने घर पर ही आराम से बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। और YouTube चैनल पर यदि आपको पढ़ना है तो भी आप इस नंबर से संपर्क कीजिएगा। देववाणी संस्कृतम YouTube चैनल पर भी ये सभी कक्षाएं आपको उपलब्ध हो जाएंगी शुल्क दे करके। चलिए मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको समास के बारे में कुछ चर्चा की थी मित्रों, तो कि समास क्या होता है, समास कितने प्रकार का होता है, ये सारा आपको यहाँ पर ये बतला दिया था। समास 5 प्रकार का होता है। एक आपका केवल समास, और दूसरा आपका अव्ययी भाव समास, और तत्पुरुष समास, और बहुव्रीहि समास, और द्वंद्व समास। इन सभी को हमें आगे अब पढ़ना है क्रम से, ठीक है। और भी इसके अंदर हमने उदाहरण भी देख लिए थे, आपको जितना हो सकता था उतना हमने आपको उदाहरण भी दे दिए थे, ठीक है। अब आइएगा मित्रों, अब हम समास पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। समास पढ़ने जा रहे हैं तो हमको एक बात ध्यान रखनी होगी मित्रों, समास के लिए हमको क्या करना होता है, विग्रह करना होता है। समास जिन पदों का हम करते हैं तो उनका हमें विग्रह करना होता है। विग्रह माने उन समस्त पदों को तोड़ करके दिखाना होता है। तो उन समस्त पदों, जो समस्त पद है, जैसे मानिएगा आप, ये आपके पास में ये राजपुरुषः, ये एक समस्त पद है। क्या है? एक पद है, राजपुरुषः, ठीक है। अब इसका यदि हम समास करेंगे कि ये कैसे बताएंगे कि इसमें कौन कौन से शब्द हैं, तो हमें उसको ये कैसे बना है, ठीक है, तो ये अभी बताएंगे। आगे भी आचार्य वरदराज महाराज जी भी बताएंगे, परंतु मैं आपको इशारा कर देता हूं जिससे समझने में सरलता आपको हो जाए। तो हम इसको बनाने के लिए विग्रह करते हैं। क्या विग्रह करते हैं? विग्रह का अर्थ आप जानते हैं, आराम से सरल भाषा में। विग्रह माने जैसे संधियों का विग्रह कर देते हैं, संधि विच्छेद कर देते हैं, अलग अलग दिखा देते हैं, ठीक है। वैसे ही इन पदों को अलग अलग दिखा देना, ठीक है। तो इन पदों को 2 प्रकार से अलग अलग दिखाया जाता है। माने कितना भी बड़ा समास हो, उसमें हम बताते हैं कि इसके अंदर ये शब्द हैं, तो उनके लिए 2 प्रकार का विग्रह किया जाता है। कितने प्रकार का विग्रह? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का विग्रह किया जाता है। नंबर एक जो विग्रह होता है वो होता है आपका लौकिक विग्रह। ये आप अभी ध्यान रखेंगे, लौकिक विग्रह, ठीक है। ये लौकिक विग्रह होता है एक, ठीक है। और दूसरा होता है मित्रों अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह, ठीक है। ये 2 प्रकार के विग्रह होते हैं, ठीक है। लौकिक विग्रह वो होता है जब
जो वाक्य जो हम लोक में बोले और समझ में आ जाए, ठीक है। और अलौकिक वो होता है जो लोक में नहीं कोई समझेगा, उस अलौकिक जो विग्रह है उसको मात्र हम अपने पढ़ने और पढ़ाने में रखते हैं। पढ़ते समय अपने विद्यार्थियों को बताते हैं, विद्यार्थी गुरुजी को वैसे विग्रह करके दिखलाते हैं, ठीक है। तो जो पढ़ने और पढ़ाने वालों के बीच में जो विग्रह होता है वो तो होता अलौकिक विग्रह, क्योंकि उसमें लोक में वो नहीं चलता है, और ये होता है लोक में चलने वाला लौकिक विग्रह। मैंने आपको यहाँ एक पद दिखाया था अभी, राजपुरुषः। ये अब हम इसमें दोनों प्रकार के आपको अभी विग्रह दिखला देते हैं पहले, ठीक है। देखिएगा, ये आपका एक राजपुरुषः एक समस्त पद है, ठीक है। ये समस्त पद है आपका, आप देख पा रहे होंगे ये पूरा, ठीक है। अब हम इसमें लौकिक विग्रह करने लगे हैं। कोई पूछे इसका लौकिक विग्रह क्या होगा, तो हम इसको करेंगे राजपुरुषा का क्या अर्थ है, राजा का पुरुष। तो राजा का पुरुष, इसको हम संस्कृत में क्या वाक्य बनाएंगे, ऐसे राज्यः पुरुषः, यही बनाएंगे, ठीक है। किसी को बताएंगे इसका क्या अर्थ है खोल करके, तो कहेंगे राजपुरुषः का अर्थ है जी राज्यः पुरुषः, राजा का पुरुष, में राजा से संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति। तो अब देखिए ये कौन सा, ये लोक में हम बोलेंगे तो कोई समझ जाएगा, इसलिए ये विग्रह क्या है इसका, लौकिक विग्रह। और एक अलौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह अर्थात अब हम इसको समास करेंगे अपने व्याकरण में, व्याकरण की रीति से व्याकरण के सूत्रों को लगा करके इसका समास करेंगे। तो कैसे दिखाएंगे, तो दिखाएंगे इसको हम ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि षष्ठ्यंत है तो मूल प्रातिपदिक क्या है, राजन, ठीक है। और षष्ठी विभक्ति एक वचन का क्या प्रत्यय होता है, ngसी ngस, ये होता है। और पुरुष, पुरुष है ये, और ये से प्रथमा है, तो पुरुष प्रथमा का कौन सा प्रत्यय होता है, एक वचन का सु। तो ये राजन नस पुरुष सु, ये हम ऐसे दिखाएंगे व्याकरण में, अर्थात व्याकरण को पढ़ते और पढ़ाते समय। ये विग्रह होता है अलौकिक, ठीक है। अब इसी बात को आगे हम आराम से समझ लेंगे, ये मैंने आपकी भूमिका बना दी है। इतने से आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा जी हम जब बोलेंगे लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह, तो आपकी समझ में आ जाएगा लौकिक माने हम जिस वाग विग्रह को बोले और लोक में लोग समझ जाएं, अर्थात संस्कृत भाषा को जानने वाले समझ जाएं। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी बोलेंगे, कोई जानता नहीं भाषा तो वो कैसे समझेगा, उसकी बात नहीं, ठीक है। चलिएगा अब हम चलते हैं, हमने आपको ये सारी भूमिका बना दी। अब सबसे पहले जो समास का जो सूत्र है, अर्थात समास के पदों को कसौटी पर कसने वाला, बहुत बहुत ध्यान वाली बात है मित्रों, बहुत ध्यान वाली। देखिएगा हर किसी पदों का समास नहीं होगा, क्या आप कोई भी पद ले आइएगा जी सबका समास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। व्याकरण में, महर्षि पाणिनि के व्याकरण में ऐसा नहीं है। कसौटी पर कसने के बाद, कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही शब्दों का परस्पर समास करते हैं, समस्त पद बना सकते हैं, सबका नहीं बना सकते हैं। कसौटी क्या है, कैसे जी उसको हम पैमाना से नापेंगे जी, अच्छा जी इन शब्दों का समास हो सकता है, इसका नहीं हो सकता है। तो इसके लिए महर्षि पाणिनि ने हमें एक कसौटी दे दी है। उसी कसौटी को मित्रों मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आचार्य वरदराज महाराज जी ने यहाँ आपको दिखाया है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी की आप सूत्र संख्या पढ़ेंगे क्रम से तो 904वां सूत्र है, और यदि आप अष्टाध्यायी में देखेंगे तो ये दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है, ठीक है। अब देखिएगा सूत्र में उच्चारण करता हूं, उस सूत्र का उच्चारण भी आपको करना सीखना है, ठीक है। बोलिएगा, समर्थः पदविधिः, 3 बार बोलेंगे, समर्थः
पदविधि समर्थः पदविधि। ठीक है, अब आ जाइएगा, ये सूत्र हो गया। अब हम इस सूत्र में ये देखेंगे पदच्छेद। पदच्छेद माने कौन से पद में कौन सी विभक्ति है और कौन से पद में क्या समास है। समास हम पढ़ने जा रहे हैं, परंतु समास पढ़ने के साथ साथ में हमें इसमें समास भी देखना होगा, तब अर्थ भी समझ में आएगा। तो दोनों क्या अन्योन्याश्रित हैं, ये समास सीखने जा रहे हैं और तभी साथ में समास हमको करना भी पड़ रहा है। तो दोनों चलेंगे, दोनों से सीखेंगे। ठीक है, चलिएगा, आइएगा। इसका पदच्छेद जो यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको कि इसमें कौन सी विभक्ति है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ये सूत्र है मित्रों, समर्थः, ये प्रथमांतम माने प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ये समर्थः। ठीक है, और पद विधि ही प्रथमांतम, ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। पद विधि ये भी क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। और इसके अंदर दो पद हैं, एक समर्था और पद विधि। ठीक है, अब इसमें समास, ये तो पद, इसमें तो कोई समास नहीं है। ठीक है, ये तो सामान्य हमने ऐसा ही रखेंगे। पद विधि में हम समास देखते हैं तो इन्होंने षष्ठी तत्पुरुष समास किया है। जैसे हमने राज्य पुरुष अभी आपको बतलाया था, राजा का पुरुष, वैसा ही समास किया, पदस्य विधि पद विधि। ठीक है, अब क्या पदस्य विधि पद विधि। ठीक है, इसका समास इन्होंने इतना दिखा दिया है, इन्होंने मात्र इतना दिखा दिया है, परंतु आपको ये ध्यान रखना होगा कि पदस्य विधि, पदस्य विधि का अर्थ क्या हुआ, ये एक पद, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, सभी वचनों में आपको विग्रह कर लेना है। ठीक है, सभी वचनों में आपको इसका विग्रह कर लेना है। क्या आप इसको ऐसे समझिएगा। चलिएगा, यहां हम आ जाते हैं आपके लिए, ये देखिएगा, ये हमारा ये सूत्र है आपका, क्या है, समर्थः पद विधि। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, इसमें भी समास है, पर सामान्य। समर्था का अर्थ है माने जो समर्थ माने उतना सक्षम, इसमें कह सकते हैं सक्षम, कह सकते हैं सक्षम। समर्थ माने सक्षम, वो सक्षम क्या है, वो जहां आवश्यकता होती है, जिस प्रकार की सक्षमता की वैसा सक्षम। तो यहां पर किस प्रकार की सक्षमता को देखना है वो आगे देखेंगे। अब पद विधि में हम क्या करेंगे मित्रों, ये क्या है, ऐसा करेंगे, एक तो दिखा दिया था पदस्य विधि पद विधि। ये आपका षष्ठी तत्पुरुष हो गया। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहां पर पदयोः विधि पद विधि। यहां इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर की एक ही पद है, यहां ये तो अंदर चला गया, समास के अंदर आ गया मित्रों। तो यहां पर आप क्या है, सभी विभक्तियों से यहां कर सकते हैं, या ऐसा भी विग्रह कर सकते हैं, पदेन विधि पद विधि। ठीक है, पदाभ्याम विधि पद विधि। ठीक है, और पदानाम विधि पद विधि, पदे विधि पद विधि। अर्थात जिस विधि मतलब सभी विभक्तियों में आप संबंध लगा सकते हैं। अर्थात सभी विभक्तियों के पद, अर्थात जो 7 विभक्तियां हैं तो 7 विभक्तियों में क्या पद बनता है। तो आप यहां पर पद शब्द का लेंगे कि पद शब्द के जो भी 21 रूप हैं, क्या 21 रूप हैं,
उन 21 रूपों का संबंध आप यहां लगा सकते हैं। यहां ये पद शब्द अपने 21 रूपों का वाचक है, 21 रूपों का बोधयिता है, बताने वाला है। तो आप जैसी जैसी हमें आवश्यकता होगी वैसा वैसा समास हम कर लेंगे, परंतु हम सामान्यतः अभी षष्ठी का ही देखते हैं। पदस्य विधि, पद विधि, पदयोः विधि, पद विधि और पदानाम विधि, पद विधि। आप इसको भी ऐसा कर लीजिएगा। ये षष्ठी विभक्ति का देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये अभी आगे सिद्धांत कौमुदी में ये बात आपको और समझ में आएगी। अभी इस आरंभ के विद्यार्थियों को इतनी पर्याप्त है। तो ये पद क्या होता है आपको पता है? पद क्या होता है? पद होता है आपका संस्कृत में अर्थात प्रत्यय सहित शब्द। कौन सा प्रत्यय? सुबंत अथवा तिगंत। सुप जो 21 प्रत्यय हैं आपके, सुप क्या उनसे कितने प्रत्यय हैं? 21 रूप बनते हैं। रामः रामौ रामाः, तो वो 21, और पठति पठता पठंती और सेवते सेवेते सेवन्ते वो 18 तिंग हैं, ठीक है। वो क्या है? 18 तिंग। तो ये 18 तिंग और 21 इनसे बने हुए जो शब्द वो क्या कहलाते हैं? पद, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? पद। मुख्य रूप से वो पद कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी आप उतना ही समझेंगे केवल कि पद से अर्थात सुबंत और तिगंत। तो तिगंत से अभी हमें कार्य नहीं लेना है, तिगंत का भी काम होता है, परंतु मुख्य रूप से हमें अभी कार्य लेना है इन सुप से, ठीक है। चलिएगा, विधि का अर्थ है मित्रों, अभी हम सूत्र के अर्थ में देखेंगे। विधि का अर्थ है माने विधान करना, कुछ करना। चलिए आइएगा, अब आ जाइएगा, ठीक है। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं, ठीक है। अर्थ देख लेते हैं। ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, मैंने बता दिया है। और भी समास हो सकते हैं, तृतीया भी हो सकता है, द्वितीया भी हो सकता है, सप्तमी भी हो सकता है, और पंचमी भी हो सकता है, चतुर्थी भी हो सकता है, वो आगे की बात है। चलिएगा, अब इसका अर्थ देखेंगे हम यहां पर। पद संबंधी यो विधि सा समर्थाश्रितो बोध्यः, ठीक है। ये परिभाषा सूत्र है। परिभाषा अर्थात पूरे शास्त्र में घूमेगा। पूरी जो अष्टाध्यायी है आपकी, ये जो अष्टाध्यायी है, ये अष्टाध्यायी है। पूरी अष्टाध्यायी में पहले अध्याय से लेकर के 8वें अध्याय में कहीं पर भी घूमते हैं, उनको बोलते हैं परिभाषा सूत्र। जहां पर भी आवश्यकता होती है वहीं पहुंच जाते हैं। तो ये सूत्र भी कहाँ है? ये आपको दिख रहा होगा, ये अष्टाध्यायी में समर्थः पद विधि, ये सूत्र है। दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है। चलिएगा, अब इसका अर्थ मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, देखिएगा। कहते हैं पद संबंधी विधि, पद संबंधी यो विधि। पद माने जो हमने जिसकी पद संज्ञा की है, सुप्तिगंतम पदम, तो उनसे संबंधित कोई भी विधि माने कार्य। विधि का अर्थ में ये भी कह सकते हैं कोई भी कार्य। तो जो कार्य माने पद से संबंधित माने पदों को कहा गया कार्य, वो क्या है? वो कार्य कैसा होता है? ससमर्थाश्रितः बोध्यः। जो वो क्या है? समर्थ पदों को ही होता है। क्या? वो असमर्थ को नहीं होता है, वो समर्थ को ही होता है। तो यही कहा, जो पद संबंधी व्याकरण शास्त्र में विधि है, विधान है, कार्य है, उसको कैसा समझना चाहिए? उसको कसौटी से कसना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कैसी विधि हम कर सकते हैं किन पदों की? कि वो समर्थाश्रित माने वो पद आपस में एक दूसरे के साथ
आकांक्षा रखने वाले हों, एक दूसरे की अपेक्षा करने वाले समर्थ होने चाहिए। समर्थ का यहां शब्दों में यही अर्थ है कि एक दूसरे शब्द को एक दूसरे की अपेक्षा होना। अर्थात जैसे मैंने कहा मैंने क्या बोल दिया जी, मैं ऐसे बोल दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या होता है, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, ये कैसा है, असमर्थ है। इसको समर्थ कब बनेगा, ये जब इसके साथ में कोई इसको अपेक्षा है, मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, जब तक यहां कोई क्रिया अथवा कोई विशेषण, जैसे मैं मनुष्य हूं तो कुछ नहीं लगेगा, तब तक ये बेकार है, ये अधूरा है, इसको अपेक्षा है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। अब इसकी और इसकी आपस में संबंध है, इसको इसकी आकांक्षा है, इसको इसकी आकांक्षा है, यही इसकी समर्थता है मित्रों। अभी उदाहरणों में हम देखेंगे, ठीक है। चलिएगा, आइएगा आगे। तो मित्रों ये आपका हुआ, ठीक है, समर्थ पदों की विधि होती है। अब आ जाइएगा, थोड़ा सा हम इसकी आपको हिंदी दिखला देते हैं। हिंदी में जो लिखा है इन्होंने, उससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा, ये यहां से देखिएगा, संपूर्ण ये इसको परिभाषा मान करके ही यह नियम बनता है कि संपूर्ण पाणिनीय अष्टाध्यायी में जहां कहीं भी पदों से संबंधित कार्य कहा जाएगा, वह कार्य समर्थ पदों के आश्रय पर ही होगा, ठीक है। अर्थात कोई भी कार्य कहा जाएगा पदों को, तो वो समर्थ पदों के आश्रित होगा, तभी होगा। अब देखिएगा, अब ये थोड़ी सी यहाँ असमर्थ पदों को नहीं, अर्थात जिनको आपस में कोई अपेक्षा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, उनका नहीं होगा ये। अब आपको थोड़ा सा यहाँ ये समझा देते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। आकांक्षा आदि के द्वारा, तो आकांक्षा आदि है, तो उनके द्वारा पदार्थों में परस्पर संबंध होने की योग्यता होना ही सामर्थ्य है। माने आकांक्षा माने एक को दूसरे की आकांक्षा होना, पदार्थों में आपस जो परस्पर संबंध होता है उसकी योग्यता होना ही क्या है, क्या कहलाता है, सामर्थ्य माने समर्थ। जैसे सुवर्णस्य माने सुवर्णस्य बोल दिया, सुवर्ण का तो कहने के बाद यह आकांक्षा होती है, एक आकांक्षा बनी रहती है कि भाई सुवर्ण का, सोने का क्या, सुवर्ण का क्या क्या, उत्तर में कहा जाता है कंकणम। भाई किसी ने बोला सुवर्णस्य, तो किसी ने बोला सुवर्णस्य किम, सुवर्ण का क्या, तो उत्तर मिलता है कंकणम। सोने का क्या, कंगना, सोने का क्या, की माने सोने का क्या, तो क्या की आकांक्षा कंगना से पूर्ण हो जाती। जब हमने ये मिला सुवर्ण से क्या कंकणम, तो अब ये पूरा आपस में आकांक्षा खत्म हो गई, सोने का कंगना, बस। अब तो कोई सोने के बारे में हमको, सोने का जो प्रश्न था वो उत्तर आ गया, तो कंगना से पूर्ण हो जाती है। इस तरह सुवर्णस्य और कंकणम ये दोनों पद परस्पर आकांक्षा युक्त हैं, अर्थात सोने का कंकण। अब हम बोलेंगे कंकणम तो क्या, किसका कंकण, सोने का, ठीक है। और सुवर्णस्य क्या, कंकणम, तो एक दूसरे परस्पर दोनों पद क्या है, आकांक्षा युक्त हैं। इन दोनों पद में सामर्थ्य है, अर्थात जो कंकण होता है वो सोने का ही होता है, इसलिए इनमें पद संबंधी कार्य समास आदि हो जाएंगे।
तो क्या बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा सुवर्णस्य कंकणम सुवर्ण कंकणम, समास हो जाएगा इनमें। अब देखिएगा इसका एक उल्टा उदाहरण दिखाते हैं कि यहां असमर्थता नहीं होती। देखिए, ये देखिएगा कि भार्या सुवर्णस्य कंकणम राज्य, ये इन्होंने बोला किसी ने। अब यहां पर जो भार्या का सुवर्ण के साथ, कंकण का राज्य के साथ परस्पर आकांक्षा न होने से सामर्थ्य नहीं है। ठीक, कोई व्यक्ति क्या है, ये कहना चाहता है कि सोने का कंकण और राजा की भार्या, और संस्कृत में ऐसा है, आप आगे पीछे पद कहीं पर भी रख सकते हैं। तो अब देखिएगा, अब भार्या सुवर्णस्य, सुवर्ण की भार्या तो हो ही नहीं सकती, क्या हो सकती है, कोई मतलब नहीं है। तो ये भार्या शब्द इसके साथ में और ये इसके साथ में कैसा है, असमर्थ है, समर्थ नहीं है। ऐसे ही राज्य कंकणम, मन राजा का कंकण, राजा का कंकण, राजा का कंकण ऐसा नहीं बोलते हैं, वास्तव में सोने का कंकण बोलते हैं, चांदी का बोलते हैं, जो भी है धातुओं का होता है। तो इसका इसके साथ में कोई संबंध नहीं है सीधा। तो क्या भार्या का सुवर्ण के साथ, कंकण का राज्य के साथ परस्पर आकांक्षा नहीं न होने से ये सामर्थ्य नहीं है, इनमें और इनमें सामर्थ्य नहीं है। इसका इसके साथ सामर्थ्य है और इसका इसके साथ सामर्थ्य है। ठीक है, अतः इन दो पदों का समास नहीं होता है, अर्थात यहां पर इनका भार्या सुवर्ण से समास नहीं होगा, कंकणम राज्य है इनका समास नहीं होगा। तो ये दो पद यहाँ ये कह रहे हैं कि इनका भी भार्या का सुवर्ण के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए इन दो पदों का यहाँ समास नहीं होगा, क्योंकि ये असमर्थ हैं। सामर्थ्य दो प्रकार का होता है मित्रों, ठीक है, ये भी आपको बतला देते हैं। सामर्थ्य कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक व्यापेक्षा और एक एकार्थी भाव, इसको भी समझ लीजिएगा। व्यापेक्षा और एकार्थी भाव, व्यापेक्षा क्या होता है, एकार्थी भाव क्या होता है, बहुत सुंदर इन्होंने हिंदी में समझा दिया। नंबर 1 देखिएगा, वाक्य में परस्पर अन्वय होने की योग्यता रूप जो सामर्थ्य होता है उसे व्यापेक्षा रूप सामर्थ्य कहा जाता है। ठीक है, क्या है, जो वाक्य है, जैसे ये मानिएगा, ये राजा पुरुषः, क्या है, ये वाक्य है। ठीक है, वाक्य में परस्पर अन्वय माने इसका इसके साथ में अन्वय और इसका इसके साथ में अन्वय, अन्वय का अर्थ है मेल जोल, संगति लगना, क्या है, जो योग्यता माने इस पुरुष की राज्य के साथ में योग्यता है, संगति लग रही है, संबंध लग रहा है, तो वो जो सामर्थ्य है, जो योग्यता है इन दोनों की आपस में, उसे क्या कहते हैं, व्यापेक्षा रूप सामर्थ्य। ठीक है, और जो दूसरा है एकार्थी भाव, एकार्थी भाव को कह रहे हैं, और समास हो जाने पर, क्या, समास हो जाने के बाद समस्त पदों के द्वारा जो विशिष्ट अर्थ की उपस्थिति होती है उसे एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य कहा जाता है। ठीक है, वाक्य में तो व्यापेक्षा रूप सामर्थ्य होता है, और जब हम जैसे हमने राज्य पुरुष था उसका समास करके हमने क्या बना दिया, राज पुरुषः, ये बना दिया मित्रों। तो अब ये जो इस दोनों पदों का समास होने पर ये एक पद बन गया है, इसके अंदर जो सामर्थ्य पैदा हुआ, क्या सामर्थ्य पैदा हुआ, ये एक विशिष्ट व्यक्ति को कहता है। वो कैसा व्यक्ति है, वो राजा से संबंध रखने वाला व्यक्ति है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो क्या कहते हैं, उस एकार्थी भाव माने जो विशिष्ट अर्थ आ गया, राज पुरुष का वैसे अलग देखेंगे तो राजा का अर्थ अलग होता है, राजा कोई
पुरुष का अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति, परंतु इसके साथ जब मिलकर के समास में हम किसी को कहेंगे तो सामान्य पुरुष नहीं होता, ऐसा विशिष्ट पुरुष जो राजा से संबंध रखता है। तो वो जो विशिष्ट सामर्थ्य है एकार्थी भाव रूप, उसको ही बोलते हैं, उस विशिष्ट सामर्थ्य को। ठीक है, तो दो प्रकार का दिखा दिया, व्यपेक्षा और एकार्थी भाव। व्यपेक्षा जो सामर्थ्य होता है वो वाक्य में होता है, और एकार्थी भाव जो सामर्थ्य होता है मित्रों वो क्या होता है, वो समस्त पद का होता है। कि इसी प्रकार कृत तद्धित आदि प्रत्यय संबंधी कार्य भी पद कार्य हैं, अतः वे भी समर्थ पदों में ही होते हैं। इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, ये हम कृत और तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे वहां पर करेंगे। ठीक है, तो मित्रों ये आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि समर्थः पद विधि, क्या समर्थः पद विधि अर्थात जो पदों की विधि होगी वो क्या है, किनकी होगी, समर्थ पदों की, अर्थात जिनके अंदर एक दूसरे के साथ किसी अर्थ विशेष को कहने की योग्यता है, जिनका आपस में संबंध है, आकांक्षा है, उन पदों की ही विधि होती है मित्रों। ठीक है, तो मित्रों आज की कक्षा में मैंने आपको इसका एक सामान्य अर्थ बताया है। अभी आपको इतने ही अर्थ की आवश्यकता है, इतना ही आपको समझना है। इससे आगे की बात हम और आगे के प्रौढ़ ग्रंथों के प्रकरण पढ़ाएंगे, वहां करेंगे। तो दोबारा आप मेरे साथ एक बार ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे कि पद संबंधी कोई भी कार्य है, कोई विधि है, वह कैसी होनी चाहिए, समर्थाश्रित, माने समर्थ पदों के आश्रित ही जाननी चाहिए। ठीक है, उदाहरण आपके बहुत सारे आगे आएंगे, एक तो उदाहरण मैंने भी दिया और यहाँ हिंदी में भी दिया मित्रों। ठीक है, आगे की कक्षा में हम आपको यहां से आगे पढ़ाएंगे समास, ये समास संज्ञाधिकार विधायकम अधिकार सूत्रम। ठीक है, तो मित्रों पढ़ते रहिएगा, पूरा लघु सिद्धांत कौमुदी का जो आपका समास का प्रकरण है उसको हम एकदम स्पष्ट कर देंगे, कोई भी आपकी शंका नहीं रहेगी, आप अपने परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स लाएंगे इन कक्षाओं को पढ़ करके। तो आइए मित्रों, आप इन कक्षाओं को पढ़ें और अपने मित्रों को भी सूचना दें, और इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़े और देववाणी संस्कृतम ऐप पर इस संपूर्ण कोर्स को ऑनलाइन अपने घर पर बैठे बैठे पढ़ें। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।